नमस्कार दोस्तों, दिस इज शिवांशु पांडे फ्रॉम टीम जुडिशियल सक्सेस। तो आज की लेक्चर सीरीज में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं द मध्य प्रदेश एक्साइज एक्ट 1915, दैट मीन्स मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम 1915। सबसे पहले हम इसकी स्कीम के बारे में बात करेंगे, फिर इसके चैप्टराइजेशन के बारे में बात करेंगे, और आज के इस लेक्चर में, इस वीडियो में हम सिर्फ इंडेक्स एनालिसिस करेंगे कि एक्साइज एक्ट है क्या। क्योंकि सही तरीका पढ़ने का यही है कि आप पहले किसी भी, जो भी अधिनियम बड़ा है, अगर अधिनियम छोटा है तो आप एक साथ पूरा पढ़ लीजिए, या बड़ा है तो आप पहले उसका इंडेक्स एनालाइज करिए, सारा उसका पोस्टमार्टम कर दीजिए, फिर उसके बाद दूसरी बार में आप उसको पूरे एक्ट को एक बार में पढ़िए। तो ये सही तरीका है, इससे आपको कीवर्ड्स याद रहते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो इसको एसेंट जो सबसे पहले मिली थी मध्य प्रदेश एक्साइज एक्ट को, तो यह गवर्नर जनरल के द्वारा दी गई थी, और जो कि इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 के तहत अपॉइंट होता था। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि जब 1915 में यह एक्साइज एक्ट मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम आया, तब गवर्नर जनरल सिस्टम था इंडिया में। इसके बाद इसकी स्कीम समझते हैं, क्योंकि एमपी एटीपीओ एग्जामिनेशन में स्कीम से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। मतलब अगर आप मानिए 100 लॉ के प्रश्न पूछे गए हैं, तो उसमें से 10 से 15 क्वेश्चन हर अधिनियम का अगर स्कीम से देखा जाए तो वहीं से बनते हैं। तो स्कीम ऑफ द एक्ट है, यह सेकेंड शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की एंट्री 8 से लिया गया है, जिसमें स्टेट गवर्नमेंट को पावर है कि आबकारी अधिनियम वाला कानून बना सकता है। ठीक है, तो आपको ये देखना है सेकेंड शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंट्री नंबर 8 याद रखना है। इसके बाद इसका एक्ट नंबर क्या है, इसका एक्ट नंबर है 2 ऑफ 1915। इसके बाद इसका इन्फोर्समेंट कब हुआ मध्य प्रदेश में, तो यह हुआ 1 जनवरी 1959 से 1/1/1915। दैट मीन्स कि जब मध्य प्रदेश का स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास हुआ था, उसके बाद इसको आज के मध्य प्रदेश में लागू करवाया गया। उससे पहले भी 1915 में जब आया था तब भी लागू था, लेकिन आज के मध्य प्रदेश में जो आज आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश, इसमें कब से लागू है, इसमें 1 जनवरी 1959 से लागू है ना। इसमें चैप्टर कितने हैं, इसमें चैप्टर 9 है। सेक्शंस कितने हैं, सेक्शन 69 है। शेड्यूल कितने हैं, शेड्यूल 2 हैं। एसेंट, एसेंट गिवन बाय गवर्नर जनरल। ठीक है, नाउ इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, मैं आपको एक प्लान बता देता हूं कि हमारी जो क्लास है जुडिशियल सक्सेस, तो ये इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट एमपी एडीपीओ के लेक्चर सीरीज चल रही है, जो 19 जून तक चलेगी, जिसमें आपको जीके भी पढ़ाया जा रहा है और सारे सब्जेक्ट का डिटेल रिवीजन चल रहा है। तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। आप हमारा एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा, और आप हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। ये ऊपर कांटेक्ट नंबर दिया गया है, सो दैट आप अगर डाउनलोड करने में कुछ दिक्कत होती है तो आप हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद हमारे यहाँ एमपी सिविल जज और एमपी एडीपीओ और छत्तीसगढ़ सिविल जज की रेगुलर क्लासेस हैं। जजमेंट राइटिंग क्लासेस भी चल रही हैं। जो छत्तीसगढ़ के बच्चे हैं और मध्य प्रदेश के बच्चे हैं, उनके लिए जजमेंट राइटिंग एक अहम हिस्सा, अहम रोल प्ले करता है। तो आप जजमेंट राइटिंग की क्लासेस भी ले सकते हैं। रेगुलर बैच है हमारे, फाउंडेशन का चल रहा है, प्री प्लस मेंस, क्रैश कोर्स का चल रहा है। जो बच्चे एक बार कोचिंग ले चुके हैं, या एक बार आप मेंस में या इंटरव्यू पहुंच चुके हो, तो आपको बार बार उतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो आपको क्रैश कोर्स कराया जाता है। इसके बाद जजमेंट राइटिंग का बैच चल रहा है। तो और सबसे अहम बात, आपको पढ़ते तो हैं लेकिन आपको एक अपनी रैंक मालूम होनी चाहिए, तो उसके लिए टेस्ट सीरीज है। तो आप जुड़िए हमारे साथ और आगे बढ़िए। चलिए हम देखते थे, अब इसके चैप्टराइजेशन की ओर बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 का, तो इसमें टोटल चैप्टर 9 है। तो 9 चैप्टर में चैप्टर 1 जो है, इसमें 1 से लेके 6 तक सेक्शन है। चैप्टर 2 है, इसमें 7 से लेके 7A तक, 7A तक सेक्शन है। चैप्टर 3 जो है, इसमें 8 से लेके 12 तक सेक्शन है। चैप्टर 4 जो है, इसमें 13 से लेके 24 तक सेक्शन है। चैप्टर 5 जो है, इसमें 25 से लेके 27A तक सेक्शन है। चैप्टर 6 है, इसमें 28 से लेके 33 तक सेक्शन है। चैप्टर 7 है, इसमें 34 से लेके 49A तक है, 49A तक है। चैप्टर 8 है, इसमें 50 से लेके 61A तक है। चैप्टर 8A है, इसमें 61B से लेके 61F तक है। तो आपको यहाँ ध्यान देना है। चैप्टर 8 में 61A आ गया है,
और चैप्टर 8A 61B से स्टार्ट हुआ है। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, एग्जाम में अगर प्रश्न पूछ लेता है कि चैप्टर 8A में कौन कौन से सेक्शन है, क्योंकि ये स्पेशल एक चैप्टर था जो जोड़ा गया था। ये कब जोड़ा गया था? 1998 में जोड़ा गया था। किससे जोड़ा गया था? एक्ट नंबर 2 ऑफ 1998 में जोड़ा गया था चैप्टर 8A। यह बात करता है स्पेशल प्रोविजन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राम सभा एंड ग्राम पंचायत। तो ये हम जब पूरा डिटेल में पढ़ेंगे तब हम आगे देखेंगे। अभी आज हम सिर्फ इंडेक्स एनालिसिस करने जा रहे हैं, ठीक है। इसका इंडेक्स का पूरा पोस्टमार्टम कर देंगे, देखेंगे क्या क्या है इसमें, इस अधिनियम की जड़ में क्या है, किस लिए बनाया गया। चैप्टर 9 जो है यह मिसलेनियस प्रोविजन है, ठीक है। इसमें 2 शेड्यूल भी दिए हुए हैं। पहला शेड्यूल जो है वह यह बात करता है कि जिस दिन से यह इनेक्टमेंट आया तो कौन कौन से अधिनियम रिपील हो गए। और इसका सेकंड शेड्यूल है वह बोलता है कि सेक्शन 36D में जो बॉन्ड लिया जा रहा है तो वह किस फॉर्मेट में लिया जाएगा और बॉन्ड में क्या लिखना होगा एक्यूज्ड पर्सन को। तो ये कुछ इसकी स्कीम थी। हम स्कीम जब भी हम कोई भी एक्ट पढ़ेंगे, और आप मेरे सारे जितने भी एमपीएडीपीओ के लेक्चर पढ़े हुए हैं उसमें आप देखिएगा कोई भी एक्ट स्टार्ट करने से पहले हम सबसे पहले इंडेक्स पढ़ते हैं और उसकी स्कीम पढ़ते हैं, क्योंकि एमपीएडीपीओ का एग्जामिनेशन आपसे कंसेप्ट नहीं पूछता है। यह पूछना चाहता है कि आपको सारे प्रोविजंस पता है कि नहीं, बेयर प्रोविजंस पता है कि नहीं। तो आपके पढ़ने का तरीका यही होना चाहिए। हमें एग्जाम में पास करना है, हमें ज्ञान नहीं चाहिए, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसमें एक इंपॉर्टेंट केस है जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, वह है अशोक लंका वर्सेस ऋषि दीक्षित। तो यह 2006 का केस था। इसमें केस में बोला गया था कि रिटर्न ऑफ एक्साइज ड्यूटी किन किन केसेस में होगी, तो उसके बारे में बात करता है, ठीक है। तो अशोक लंका वर्सेस ऋषि दीक्षित 2006 केस है। इसमें दिस केस टॉक्स अबाउट रिटर्न ऑफ एक्साइज ड्यूटी। नाउ अब हम प्रॉपर चैप्टराइजेशन की ओर बढ़ते हैं, और उससे पहले यहाँ आप देख रहे होंगे कुछ तस्वीरें, तो मैं इसके बारे में बात करना चाहता हूँ। आगे जब आप डेफिनेशन क्लॉज पढ़ेंगे तो 3 शब्द आएंगे, एल, पॉर्टर, माल्ट। तो एल और पॉर्टर जो है एक मादक द्रव्य है, ठीक है, एक प्रकार की बियर होती है। और माल्ट क्या है? माल्ट अंकुरित जो अनाज रहते हैं, दाने रहते हैं, वह होते हैं। इनसे इनको फर्मेंट करके, फर्मेंटेशन की प्रोसेस होती है एक, उसको करके इसमें शराब बनाई जाती है। तो यह है। और सीवीडी क्या लिखा हुआ है? सीवीडी मतलब काउंटर वेलिंग ड्यूटी। जब बाहर से कोई भी देश सामान दूसरे देश से मंगाता है तो उसमें वह काउंटर वेलिंग ड्यूटी लगाता है। इसलिए लगाता है कि अगर वह मान लो सामान कोई सस्ता है, चाइना से इंडियन मान लीजिए चाइना से कोई सामान आ रहा है, तो इंडियन गवर्नमेंट उस पर काउंटर वेलिंग ड्यूटी लगाएगी। क्यों लगाएगी? जिससे वह सामान अगर बहुत ज्यादा ही सस्ता है जो आपके डोमेस्टिक मार्केट को पूरा बर्बाद कर देगा, तो इसलिए उसमें काउंटर वेलिंग ड्यूटी लगाई जाती है जिससे वह बैलेंस हो जाए। ठीक है, ये कुछ प्रिंसिपल हैं। ये अब अगर इंटरनेशनल ट्रेड लॉ पढ़ेंगे या पढ़ा होगा आपने कॉलेज में तो आपने सुना होगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। ये पेड़ जो दिख रहा है, पौधा दिख रहा है, ये हेम्प प्लांट है। ये एक इससे नशे के जो पदार्थ रहते हैं वह निकलते हैं, ठीक है। और इम्पोर्ट एक्सपोर्ट तो आप जानते होंगे। तो हम अपने इंडेक्स की ओर बढ़ते हैं। इस लेक्चर में मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, इस लेक्चर में हम सिर्फ इंडेक्स एनालाइज करेंगे, इंडेक्स को समझेंगे पूरा। और हमारा जो दूसरा वीडियो आएगा उसमें हम अपने जो लेक्चर है चैप्टर 1 चैप्टर 2 उनका डिटेल जो डिस्कशन है उसमें आएंगे सेकंड वीडियो में। तो आप इसको भी समझिए और उसको भी समझिएगा, ये शॉर्ट रहेगा, ठीक है ना। प्रिलिमिनरी चैप्टर है। प्रिलिमिनरी क्या बात करता है? पहला चैप्टर, इसमें शॉर्ट टाइटल कमेंसमेंट रहता है, डेफिनेशन क्लॉज रहता है, और कुछ रिपीलिंग एक्ट होते हैं, सेविंग क्लॉज रहते हैं। तो हम देखते हैं सेक्शन 1 बात करता है शॉर्ट टाइटल एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट। इसका एक्सटेंट क्या है? इसका एक्सटेंट होल ऑफ मध्य प्रदेश में, पूरे मध्य प्रदेश में लागू होता है। 2 डेफिनेशन क्लॉज के बारे में बात करता है। तो डेफिनेशन हम जब आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे। इसमें इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, ताड़ी, काउंटर विलिंग ड्यूटी, इंटॉक्सिकेंट ड्रग, तो ये सारी चीजों के बारे में डेफिनेशन दी गई है, ये हम देखेंगे। सेक्शन 4 जो है यह बात करता है पावर टू डिक्लेयर व्हाट शैल बी डीम्ड टू बी कंट्री लिकर एंड फॉरेन लिकर। तो कंट्री लिकर क्या है और फॉरेन लिकर क्या है, तो इसको कौन डिक्लेयर करता है? तो जब हम सेक्शन पढ़ेंगे तो देखेंगे स्टेट गवर्नमेंट। तो आप क्या करिए, सेक्शन 4 आप मुझे आशा करता हूँ कि आप जब ये लेक्चर सुन रहे होंगे तो आपने इंडेक्स खोल के रखा होगा। तो आप इंडेक्स में बगल में लिख लीजिए सेक्शन 4 के, स्टेट गवर्नमेंट हैज पावर टू डिक्लेयर व्हाट शैल बी डीम्ड टू बी कंट्री लिकर एंड फॉरेन लिकर। नाउ सेक्शन 5, सेक्शन 5 टॉक्स अबाउट डेफिनेशन ऑफ रिटेल एंड होलसेल सेल। मतलब रिटेल और होलसेल क्या होती है, इसे भी स्टेट गवर्नमेंट ही डिक्लेयर करता है।
ठीक है, इसके बगल में भी आप स्टेट गवर्नमेंट लिख लीजिए। अब यहीं एक चीज और बताना चाहूंगा कि सेक्शन 3 आपको नहीं दिख रहा होगा, तो सेक्शन 3 रिपील हो गया है, ओमिटेड हो गया, इसलिए नहीं दिख रहा है। सेक्शन 6 बताता है सेविंग ऑफ इनेक्टमेंट। जब हम आगे देखेंगे तो 3 एक्ट हैं जो वो हो गए हैं, रिपील हो गए हैं, मतलब जिस दिन से यह लागू हुआ उस दिन से 3 एक्ट थे वह रिपील हो गए हैं। तो इनके बारे में भी हम पढ़ेंगे तो देखेंगे। चैप्टर 2 है, वह बात करता है एस्टेब्लिशमेंट एंड कंट्रोल। अब एस्टेब्लिशमेंट किसका हो रहा है? जो अथॉरिटीज हैं एक्साइज एक्ट में, उनके एस्टेब्लिशमेंट की बात हो रही है यहाँ, तो आपको यह ध्यान रखना है, ठीक है। और कौन कौन सी अथॉरिटीज होंगी? एक्साइज कमिश्नर होगा, तो इनकी नियुक्ति कौन करेगा? स्टेट गवर्नमेंट करेगा। तो आपने कहाँ कहाँ स्टेट गवर्नमेंट देख लिया? आपने देखा सेक्शन 4 में, सेक्शन 5 में और सेक्शन 7 में भी स्टेट गवर्नमेंट लिख लीजिए। स्टेट गवर्नमेंट यहाँ एक्साइज कमिश्नर की नियुक्ति कर रहा है। सेक्शन 7 में आते हैं, सेक्शन 7 में बोलता है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फ्लाइंग स्क्वाड्स। कौन करता है? स्टेट गवर्नमेंट करता है। किस लिए करता है? एक स्पेशल टीम बनाई जाती है जो आबकारी अधिनियम के अंदर में अगर अपराध होते हैं तो उनका इन्वेस्टिगेशन करती है। कोई बहुत बड़ा कोई गिरोह है वो चल रहा है तो उनको देखती है, उनका इन्वेस्टिगेशन करती है, ठीक है। तो ये फ्लाइंग स्क्वाड का काम है। कब जोड़ा गया? 1998 में जोड़ा गया, 1958 में जोड़ा गया। तो ये आपको चीजें याद रखनी है, पूछ सकता है एग्जाम, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं चैप्टर 3 की तरफ। चैप्टर 3 बात करता है इंपोर्ट, एक्सपोर्ट एंड ट्रांसपोर्ट, आयात निर्यात एंड परिवहन। तो इससे आप क्या समझते हैं? इससे समझ में आता है कि जो मादक द्रव्य हैं उनका इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है, उसके बारे में बात कर रहा होगा। अब सेक्शन 8 बोलता है पावर टू प्रोहिबिट इंपोर्ट। प्रोहिबिट करने को किसको पावर दी गई है? और सेक्शन 9 बोलता है रिस्ट्रिक्शंस ऑन इंपोर्ट, मतलब उसमें लिमिटेशंस लगाने की क्या है प्रोसीजर, क्या है, क्या पावर दी गई। तो यहाँ भी स्टेट गवर्नमेंट लिख लीजिए आप। आपने लिख लिया 4 में, 5 में, 7 में, 7A में, 8 में भी स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है कि वह आयात निर्यात पे प्रोहिबिशन लगा सकता है, रोक लगा सकता है। अगर उसे लगता है कि किस लिमिट में, कितनी लिमिट में करना है, तो वो चीजें कर सकता है। जब हम सेक्शन पढ़ेंगे तो आगे हम डिटेल में देखेंगे। सेक्शन 9 बोलता है रिस्ट्रिक्शंस, लिमिटेशन लगा सकते हैं। ये सारी चीजें कौन लगाएगा? स्टेट गवर्नमेंट लगाएगा। सेक्शन 10, 11 और 12 आपको एक साथ पढ़ने हैं। ये देखिए मैंने इसीलिए नीले से लिख दिया है जिससे आपको एक दिमाग में बैठ जाए। जब भी आप एग्जाम में बैठे हैं तो कहीं पूछ लिया कि भैया पास से क्वेश्चन कहाँ दिया हुआ है, पास के रिलेटिंग क्वेश्चन कहाँ दिया हुआ है, तो आपको ध्यान आ जाएगा शिवांशु सर ने बताया था 10, 12 और 11 में दिया हुआ है पास, तो आप ध्यान आ जाएगा। तो आप इनको ध्यान कर रखिएगा। सेक्शन 10 बोलता है रिक्वायरमेंट ऑफ पास फॉर इंपोर्ट, एक्सपोर्ट एंड ट्रांसपोर्ट। सेक्शन 11 बोलता है पासेस फॉर इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और ट्रांसपोर्ट कौन इशू करेगा? तो कलेक्टर करेगा, या जहां आप पढ़ेंगे तो कलेक्टर कर रहा है, और एक्सेप्शनल कुछ केसेस में एक्साइज कमिश्नर को भी पावर मिली हुई है, ठीक है। सेक्शन 12 बोलता है पासेस इशूड बाय अदर अथॉरिटीज में बी डीम्ड पास ग्रांटेड अंडर दिस एक्ट, मतलब इस अधिनियम के बाहर कोई जो दूसरे कानून होंगे, मान लीजिए मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम है 1915 का, इसके अलावा किसी दूसरी अथॉरिटी को भी अगर पावर दी गई है कि वो पास दे सकता है। पास किस लिए दे सकता है? इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, ट्रांसपोर्ट के लिए। किसके किसके ट्रांसपोर्ट के लिए? मादक द्रव्य के लिए, इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग के लिए। तो ऐसा माना जाएगा, ऐसा माना जाएगा, लिखा हुआ है डीम्ड, कि यह पास कलेक्टर के द्वारा ही इशू किया गया है, यह पास इसी अधिनियम के अंदर में दिया गया है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन कंफ्यूजन कहीं पे क्रिएट कर। तो हम देख रहे थे सेक्शन 10 देख लिया, 11 देख लिया, 12 देख लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं सेक्शन 13 की तरफ। तो हम देखते हैं कि सेक्शन 13 से नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, चैप्टर 4। तो हमने क्या क्या देखा? चैप्टर 3 देखा, उसमें इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और ट्रांसपोर्ट के बारे में बात हो रहा था। चैप्टर 4 में बात हो रहा है मैन्युफैक्चर, पोजीशन एंड सेल। अब ये किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहा है? यह बात कर रहा है जो जो सामान आबकारी अधिनियम के अंदर में आता है, जैसे मादक द्रव्य, ड्रग्स। आप यही समझिएगा, इसका जो सेंटर पॉइंट है, फोकल पॉइंट है, सिर्फ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग हो गया और जो लिकर हो गए, तो इन सब के बारे में, ये दो चीजों के बारे में बात कर रहा है। तो आपको यह ध्यान रखना क्या क्या है, इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग और इंटॉक्सिकेटिंग लिकर। अब सेक्शन 13 बात करता है लाइसेंस रिक्वायर्ड फॉर मैन्युफैक्चरर एटसेट्रा ऑफ इंटॉक्सिकेंट्स। तो आपको समझ में आ रहा है, जब इतनी बड़ी चीज है, और आपने सुना भी होगा, न्यूज़पेपर आप डेली पढ़ते हैं तो उसमें लिखा रहता है कि लाइसेंस चाहिए। कोई भी अगर मान लीजिए शराब का दुकान खोलता है या ठेका खोलता है तो उसको लाइसेंस चाहिए रहता है। लाइसेंस कैसे मिलता है? टेंडर होगा, ऑक्शन होता है, उसके बाद लाइसेंस मिलता है। बहुत इसमें रेस लगती है क्योंकि बहुत घपलेबाजी होती है, बहुत पैसे का खेल है ये सब। तो आप देखिए, ठीक है,
कि और यहाँ कौन दे रहा है लाइसेंस, यहाँ स्टेट गवर्नमेंट लाइसेंस दे रहा है। इसके बाद सेक्शन 13 के बगल में आप लिख लीजिए सेक्शन 17। सेक्शन 17 में भी सेम हो रहा है, लाइसेंस रिक्वायर्ड फॉर सेल ऑफ इंटॉक्सिकेंट, यहाँ मैन्युफैक्चरिंग के लिए हो रहा है, 17 में उसके लिए हो रहा है, किसके लिए, सेल के लिए। तो ये दो सेक्शन आपको एक साथ याद रखने हैं। 13 के बगल में 17 लिख लीजिए, 17 के बगल में 13 लिख लीजिए, ठीक है। आप 13 के बगल में यहाँ आप देख रहे होंगे मैंने डार्क किया हुआ है कि ताड़े लिखा हुआ है। तो इसमें बोल रहा है कि कुछ कंडीशंस में अगर स्टेट गवर्नमेंट को लगता है कि ताड़ी एक सर्टेन लिमिट में यूज हो रही है किसी कम्युनिटी के द्वारा या कुछ कस्टम्स हैं, तो उन कंडीशंस में ताड़ी को एग्जेम्प्ट कर देता है। किस लिए, लाइसेंस की दशा से कि लाइसेंस नहीं लेना पड़ेगा, अब ताड़ी वो करो। अब ताड़ी होता क्या है, कई दर्शकों को मेरे मेरे मालूम नहीं होगा ताड़ी होता क्या है। ताड़ी एक मादक द्रव्य है जो गाँव में लोग बहुत सारे, कई गाँव में आप साउथ में चले जाएंगे, वहां नारियल से बनाते हैं। तो कुछ फर्मेंट करके फलों से बनाई जाती है और यह कस्टम्स जो उनके फेस्टिवल होते हैं उसमें यह उपयोग में लाते हैं, ठीक है। तो ये ऐसा कुछ है। आप ज्यादा डिटेल आप देख लीजिएगा इंटरनेट में। नाउ सेक्शन 14 बात करता है एस्टेब्लिशमेंट और लाइसेंसिंग ऑफ डिस्टिलरीज और वेयर हाउसेस। अब क्या होता है डिस्टिलरीज, क्या होता है, यह जिधर स्टोर हाउस होता है, जिधर शराब बनती है और जिधर रखते हैं, तो ये वही बोलता है कि आपको ऐसे कहीं भी आप नहीं बना सकते, कहीं भी ऐसा नहीं है कि वेयर हाउस बना लिए। उन सब के लिए भी, उनके बनाने के लिए भी, खोलने के लिए भी, वेयर हाउस खोलने के लिए या डिस्टिलरी बनाने के लिए आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा, ठीक है। नाउ सेक्शन 15 बोलता है पेमेंट ऑफ ड्यूटी ऑन रिमूवल फ्रॉम डिस्टिलरी। अब मान लीजिए आपने बना ली, आपकी फैक्ट्री थी शराब की, आपने बना ली, तो आप, ऐसा नहीं है कि आपकी फैक्ट्री है, आपकी गाड़ी है, आपका पैसा है, आपका सब है, तो आप कहीं भी उसको लेके घूमेंगे, ऐसा नहीं। आपको ड्यूटी देनी पड़ेगी पहले। आप जब भी निकलेंगे वहां से कंटेनर लेके, तो आपको एंट्री करनी पड़ेगी, ड्यूटी देनी पड़ेगी कि हम इतने टन, इतनी मात्रा में हम ले जा रहे हैं, तो उस पर्टिकुलर अमाउंट का जितना भी ड्यूटी बनता है, कर बनता है, वो आपको देने पड़ेगा। किसको देना पड़ेगा, स्टेट गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। नाउ सेक्शन 16 टॉक्स अबाउट पोजीशन ऑफ इंटॉक्सिकेंट्स जनरली, ठीक है। तो यहाँ लिमिट बताई गई है कि आप अपने पास कितना रख सकते हैं। ये सब, ये सेक्शन 16 को आप बस देख लीजिएगा। एक और चीज बताता हूँ, यहाँ मैं सारे सेक्शंस आपको बता रहा हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है आप सारे सेक्शंस रटने बैठ जाइएगा। यहाँ जो सेक्शंस को मैंने हाईलाइट किया हुआ है या जिसमें मैं ज्यादा एम्फेसाइज करूंगा, सिर्फ उनको आपको याद करना है, क्योंकि कहीं से भी कुछ भी पूछ लेता है, ठीक है। और अभी तो इंपॉर्टेंट चैप्टर चल रहे हैं। तो आगे देखिए, सेक्शन 17 मैंने बताया कि लाइसेंस सेल के लिए लगता है, किसके साथ आपको पढ़ना है, सेक्शन 13 के साथ पढ़ना है, क्योंकि वहां पास लाइसेंस मैन्युफैक्चरिंग के मिल रहा है। तो सेक्शन 18 बोलता है पावर टू ग्रांट लीज ऑफ राइट टू मैन्युफैक्चर एटसेट्रा। अब यहाँ पास लीज में दिया जा रहा है, कौन कौन सी लीज, मैन्युफैक्चर करने का पावर जो है वो लीज में दिया जा रहा है, ठीक है। कौन दे रहा है लीज में, स्टेट गवर्नमेंट देता है। क्या करने के लिए कि आप भैया, आपको लीज में दे दिया, आप इतने टाइम तक आप बनाओ, ठीक है, ठेका दे देना, बेसिकली जो ऑक्शन की बात कर रहा था वही है ये, ठीक है। सेक्शन 19 बोलता है लीज परमिशन टू ड्रॉ ताड़ी सेम फोर्स एज दैट ऑफ कलेक्टर। अब मान लीजिए मेरे को परमिशन मिल गई कि लाइसेंस मिल गया मुझको सेक्शन 17 में और 13 में कि मैं बनाओ और बेचो। तो जो भी व्यक्ति मेरे बिहाफ में काम करेगा, ठीक है, या मैंने जिसको बोला कि भैया तुम निकालो, क्योंकि मैं तो काम करने नहीं जाऊंगा, मेरे को लाइसेंस मिला है, इसका मतलब ये थोड़ी कि मैं ही काम करने चला जाऊंगा। जिसको भी मैं बोल रहा हूँ और जो भी व्यक्ति काम कर रहा है मेरे बिहाफ में, तो ये माना जाएगा कि वो उसको भी पास मिला हुआ है कलेक्टर से ताड़ी निकालने का, ठीक है। तो सेक्शन हम 20 देखते हैं, मैन्युफैक्चर एंड सेल ऑफ लिकर इन मिलिट्री कंटेनमेंट्स। अब आपने देखा होगा मिलिट्री कंटेनमेंट में अलग रेट में शराब मिलती है, ऐसा आपने सुना होगा। कई लोग बात करते रहते हैं कि वहाँ बहुत सस्ती मिलती है ये सारी चीजें। तो आपको ये जानना जरूरी है कि वहाँ किसकी परमिशन से मैन्युफैक्चरिंग होगी या बिक्री होगी, सेल होगी। तो वहाँ जो कमांडिंग ऑफिसर रहता है उसकी परमिशन से होता है। तो आप सेक्शन 20 के बगल में कमांडिंग ऑफिसर लिख लीजिए, ठीक है, और सेक्शन 19 के बगल में लिख लीजिए कलेक्टर। ये 2 चीज़ लिखनी है। जहाँ-जहाँ मैं अथॉरिटी आपको बता रहा हूँ, वो लिखते जाइए बस। आपको कुछ नहीं करना है, आपको वीडियो देखना है, न आपको 2-3 बार वीडियो देखना है, अथॉरिटी बगल में लिख लीजिए। इसके बाद जब हम दूसरा वीडियो लाएँगे, हम डिटेल एनालिसिस करेंगे सारे सेक्शंस की, तब आपको अच्छे से याद हो जाएगा, ठीक है? बस अभी जो मैं कह रहा हूँ, वो करते जाइए। सेक्शन 22, 23 एंड 23A, 24 ये 4 सेक्शन बात करते हैं पब्लिक पॉलिसी के बारे में, पब्लिक पीस के बारे में। तो अब हम देखते हैं क्या है। पब्लिक पॉलिसी क्या कहती है कि भैया बच्चों को ये सब खराब कामों में मत लगाओ, शराब की दुकान में मत बिठाओ। आप औरतों को
शराब की दुकान में मत बैठाओ, 21 साल से बड़े बच्चों को शराब बेचो। तो ये सारे प्रोविजंस यही हैं, यहाँ लिखे हुए हैं। सेक्शन 22 बोलता है प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, तो आप इसके बगल में लिख लीजिए काम, काम करने के लिए मना करता है कि आप भैया 21 साल से जो कम बच्चा है, पुरुष है और कोई भी महिला, तो आप 2 चीज लिख लीजिए, कोई भी महिला और 21 साल से कम का पुरुष, ये दोनों अगर हैं तो इनको एम्प्लॉयमेंट नहीं, मतलब ये काम नहीं करेंगे, और अगर इनको कोई किसी ने एम्प्लॉयमेंट दिया तो यह दोषी नहीं पाए जाएंगे, लेकिन जो इस दुकानदार ने इनको एम्प्लॉयमेंट में लगाया है तो वह दोषी पाए जाएंगे। सेक्शन 23 बताता है प्रोहिबिशन ऑफ सेल ऑफ लिकर इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग टू पर्सन्स अंडर द एज ऑफ 21 ईयर्स, मतलब सॉरी, तो कोई भी व्यक्ति जो है वह अगर जो लिकर है अगर 21 साल से कम के बच्चे को बेचता है तो वह भी दोषी ठहराया जाएगा। 23 से बोलता है प्रोहिबिशन ऑफ एडवर्टाइजमेंट्स रिलेटिंग टू लिकर, इसका मतलब है आप ऐसा नहीं कि आप लिकर का एडवर्टाइजमेंट या नोटिस सर्कुलर निकाल सकते, कुछ लिमिटेशंस हैं, उनके तहत आपको फॉलो करना पड़ेगा। एडवर्टाइजमेंट का अलग एक्ट भी है, वो भी देखते हैं, साथ में इसके रेट करते हैं कि किस किस चीज का एडवर्टाइजमेंट करना है, कैसे करना है, क्या तरीके हैं। ठीक है। 24 क्लोजिंग ऑफ शॉप्स फॉर द सेक ऑफ पब्लिक पीस, कभी ऐसा लगता है कि भैया दंगा होने वाला है, कई बार ऐसा होता है कि दंगा होने वाला तो वहां की शराब की दुकानें बंद कर दी जाती हैं, या कभी कुछ भी कंडीशंस होती हैं, तो ये सब चीजें ऑर्डर पास करता है मजिस्ट्रेट करता है। क्यों करता है? पब्लिक पीस मेंटेन करने के लिए। बहुत सारे कारण होते हैं, समाज है, समाज में कहीं भी उथल पुथल हो सकती है, तो सब ये मजिस्ट्रेट का, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मजिस्ट्रेट होता है, उसका काम होता है कि ये सब मेंटेन करे। लेकिन इसमें आप देख रहे होंगे पीले कलर से मैंने लिखा हुआ है मजिस्ट्रेट सेल इन्फॉर्म हिज डिसीजन टू कलेक्टर, मतलब अगर जिस टाइम मजिस्ट्रेट ने ये डिसीजन लिया उसको उसी टाइम इमीडिएटली ही मस्ट इन्फॉर्म टू कलेक्टर अबाउट दैट ही इज टेकिंग सच एन ऑर्डर। ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू पर्टिकुलर शॉप। नाउ चैप्टर 5 बताता है ड्यूटीज एंड फीस। ठीक है, यह सेक्शन जो है, चैप्टर जो है, इसमें आपको सेक्शंस याद नहीं रखने हैं, प्रोसीजरल एस्पेक्ट है, कोई काम का नहीं है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कोई काम का पॉइंट नहीं है, बस आपको चैप्टर 5 में क्या है वो याद कर लेना है। ठीक है, क्या दिया हुआ है। नाउ चैप्टर 6 टॉक्स अबाउट लाइसेंसेस, परमिट्स एंड पासेस। आपने क्या क्या देख लिया अभी? देखिए, आपने चैप्टर 3 में देख लिया इंपोर्ट एक्सपोर्ट ट्रांसपोर्ट, चैप्टर 4 में देख लिया आपने मैन्युफैक्चर सेल। ठीक है, उसके बाद आप चैप्टर 5 में देखे ड्यूटीज फाइन, इसके बाद चैप्टर 6 में आ गए, यहाँ देखिए लाइसेंस परमिट्स पास। तो आप क्या देख रहे हैं? एक चीज देख रहे होंगे, 3 3 की सीरीज बन रही है, तो आप ना ऐसा करके याद कर लीजिए, लिख लीजिएगा कि भैया यहाँ इंपोर्ट एक्सपोर्ट ट्रांसपोर्ट, मैन्युफैक्चर सेल, और यहाँ ड्यूटीज फाइन, और ऐसा लाइसेंस परमिट्स एंड पासेस, तो ऐसा याद रहेगा आपको। और ये 2 3 बार आप देखेंगे, हमारी तो क्लास चल रही है जून तक, आप जून तक हमारे साथ बने रहिए, तो मैं गारंटी ले रहा हूँ कि आपसे एक प्रश्न गलत नहीं होगा, कानून में नहीं गलत होगा, और जीके का भी चल रहा है, जीके का भी अगर आप सुन लिए तो आपके जीके के प्रश्न भी गलत नहीं होंगे। ठीक है, नाउ आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 31, 32 एंड 33, इन तीनों सेक्शंस को आपको एक साथ पढ़ने, क्योंकि यहाँ देखिए 3 शब्द मैंने हाईलाइट किए, कैंसिल, विथड्रॉ, सरेंडर, कुछ एक जैसे हैं लेकिन सबके मतलब अलग अलग है। देखिए पहले में आते हैं 31 में बोलता है पावर टू कैंसिल और सस्पेंड लाइसेंस। ठीक है, कैंसिल करना मतलब एक अथॉरिटेटिव डिसीजन दिखा रहा है, एक पनिशमेंट या प्यूनिटिव टाइप का दिखा रहा है। अगर मान लीजिए मुझे लाइसेंस मिला है और मैं कोई इलीगल काम करता हूँ, या कोई कंडीशन ब्रीच करता हूँ, या मुझे किसी अपराध में जेल हो जाती है, या मैं कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस कर देता हूँ, तो मेरा लाइसेंस अथॉरिटी कैंसिल कर देगी। पहली बात। दूसरी बात, मुझे कॉम्पनसेशन में नहीं दिया जाएगा। ठीक है, 2 बात आप यहाँ रखिएगा याद। अभी हम 32 में आते हैं। 32 में बोलता है पावर टू विथड्रॉ लाइसेंस। आप कैंसिल किया वहां, अब यहाँ विथड्रॉ कर रहा था। विथड्रॉ मतलब होता है कि अथॉरिटी ने बिना किसी कारण से, मतलब मेरे से कोई गलती नहीं हुई थी, मैंने कुछ किया नहीं था, लेकिन कुछ उनके पर्सनल रीजंस थे जिसकी वजह से विथड्रॉ कर रहे हैं। तो यहाँ देखिएगा, यहाँ 15 दिन का वो नोटिस देंगे, क्योंकि भैया उनके बिहाफ में कुछ कारण थे, मैं तो बहुत अच्छा आदमी था लेकिन उनने विथड्रॉ कर लिया, तो 15 दिन का वो मुझे पैसा देंगे, 15 दिन का नोटिस देंगे, और कॉम्पनसेशन भी देंगे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। 31 भी सेम चीज ही, सेम इफेक्ट 31 का भी होगा कि मेरे लाइसेंस कैंसिल हो गया, 32 का भी होगा, लेकिन वहां कॉम्पनसेशन नहीं मिलेगा, यहाँ कॉम्पनसेशन मिलेगा, और 15 दिन का नोटिस भी होगा। तो ये देखिएगा। ठीक है, सेक्शन 33 में बोलता है सरेंडर ऑफ लाइसेंस। अब एक हो गया कैंसिल, दूसरा हो गया विड्रॉ, तीसरा सरेंडर। अब सर आप बोल रहे हो सर ये सरेंडर क्या है? अब सरेंडर है, मान लीजिए मेरे को लाइसेंस मिला था, मैं गया कि मुझको नहीं रखना, मुझको मेरी दुकान नहीं रखनी है, अब आप तो रख लो, लाइसेंस कैंसिल कर दो। ठीक है, सरेंडर कर दिए। तो यहाँ
यहाँ फाइन और इनका कोई प्रोविजन नहीं है, बस यहाँ ये लिखा है कि कलेक्टर को 1 महीने का नोटिस देना पड़ेगा। तो ये जो चीजें आपको दिख रही हैं, आप इसको स्क्रीनशॉट लेके रख लो या आप लिख लो अपनी किताब के बगल में, ठीक है। तो क्या क्या चीज आपने देखा, 31 में कारण देखे, नो कॉम्पनसेशन, 32 में आपने देखा कॉम्पनसेशन 15 दिन का और 15 दिन का नोटिस, और सरेंडर में देखा कि 1 महीने का नोटिस टू द कलेक्टर। कौन देगा? मेरा लाइसेंस मुझको सरेंडर करना है तो मैं दूंगा किसको? कलेक्टर को, कि भैया मेरा लाइसेंस कैंसिल कर दो, और 1 महीने पहले नोटिस दूंगा। चैप्टर 7 बहुत इंपॉर्टेंट जो चैप्टर है, इस चैप्टर को हम कुछ अभी यहाँ मैं आपको सेक्शंस बता देता हूँ। आगे मैंने एक चार्ट बनाया हुआ है, ठीक है, तो उस चार्ट से हम समझेंगे। आप चार्ट देख लीजिए, ये चार्ट मैंने आप लोग के लिए बना दिया है। आप क्या करिएगा, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इस चार्ट का। इस चार्ट में मैंने क्या किया है, लाइंस सेक्शंस लिख दिए हैं, उसके बगल में उसके पनिशमेंट लिख दिए हैं। जो 35 के बगल में जैसे लिखा है मिनिमम पनिशमेंट ये होगा, मैक्सिमम ये होगा, फाइन इतना होगा और सब्सिक्वेंट पनिशमेंट कितना होगा। तो ये मैंने आपकी सहूलियत के लिए कर दिया है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस आप हमारे साथ बने रहिए, पढ़ते रहिए। तो हम आ जाते हैं वापस सेक्शन 34 में। तो सेक्शन 34 किस बारे में बात करता है? सेक्शन 34 बात करता है पेनाल्टी फॉर अनलॉफुल मैन्युफैक्चर, ट्रांसपोर्ट, पोजीशन, सेल एटसेट्रा। तो आपको यहाँ याद रखना है अनलॉफुल मैन्युफैक्चर, प्रश्न पत्र में पूछा अनलॉफुल मैन्युफैक्चर का प्रोविजन कहाँ दिया हुआ है, पेनाल्टी कहाँ दी हुई है, तो आपको क्या लिखना है? सेक्शन 34, बस टिक लगाना है आपको वो ये ध्यान रखना कि शिवांशु सर ने हाईलाइट करके बताया था, तो ये चीजें आपको याद रखनी है। सेक्शन 35 बात करता है पेनाल्टी फॉर ऑल्टरिंग और अटेम्प्टिंग टू अल्टर एनी डीनेचर्ड स्पिरिट। अब यहाँ एक शब्द आ गया डीनेचर्ड, अभी आपने डेफिनेशन क्लॉज देखी नहीं है, ठीक है, अभी मैंने पढ़ाया नहीं, लेकिन यहाँ मैं बता देता हूँ डीनेचर्ड मतलब कि कोई भी मादक द्रव्य जो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए यूजफुल नहीं है उसे डीनेचर्ड बोलते हैं, ठीक है। सेक्शन 36 बोलता है पेनाल्टी फॉर इलीगल पोजेशन, अगर आपने अनलॉफुल तरीके से इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया या पजेस किया तो उसके बारे में बात करता है, ठीक है। तो 34 देख लिया अनलॉफुल मैन्युफैक्चर, ट्रांसपोर्ट, पोजीशन। सेक्शन 35 अल्टरिंग और अटेम्प्टिंग टू अल्टर, डीनेचर्ड मतलब जहरीली शराब बनाना। 36 बोलता है इलीगल पोजीशन करना, ठीक है। और 36 से बोलता है पेनाल्टी फॉर ओपनिंग, कीपिंग और यूजिंग एनी प्लेस एज अ कॉमन ड्रिंकिंग हाउस। अगर मान लीजिए आपने बिना लाइसेंस के, बिना परमिशन के एक कॉमन ड्रिंकिंग हाउस खोल लिया, मतलब जहाँ आके लोग शराब पीते हैं, ठीक अपना, है ना, तो ये भी पनिशेबल है। इसके लिए आप सजा के दोषी हैं और इसकी सजा हम आगे देखेंगे। तो आपको ये देखना, जब भी ऐसे सेक्शन आए ना 36A या ABC वाले या कुछ अलग सा प्रोविजन, तो ये आपको याद रखना है, क्योंकि प्रश्न जो आयोग है, PSC है, वह ऐसे प्रश्न पूछता है, बार बार पूछता है, कई बार पूछ लेता है, ठीक है। नाउ सेक्शन 36B 2-3 बार पूछा है एग्जाम में, क्या होता है? पेनाल्टी फॉर बीइंग ड्रंक और फॉर द पर्पस ऑफ ड्रिंकिंग इन अ कॉमन ड्रिंकिंग हाउस। अगर आप कॉमन ड्रिंकिंग हाउस में पी पाके पाए जाते हैं, ठीक है, तो आपको सजा हो सकती है 36 में। 36 बोलता है पेनाल्टी फॉर परमिटिंग अ प्लेस टू बी यूज्ड फॉर कमीशन बाय अदर पर्सन। अगर मान लीजिए मेरा घर है और मैंने राजू को बोल दिया कि राजू मैं तो जा रहा हूँ, लेकिन तेरे को जो करना हो इस घर में कर, तेरे को यहाँ कॉमन ड्रिंकिंग हाउस खोलना है, यहाँ इलीगल शराब बनानी है, तेरे को यहाँ कुछ भी करना हो तो तू कर। तो ऐसा नहीं कि मैं बाहर चला जा रहा हूँ तो मैं नहीं फंसूंगा, मेरे को भी सजा हो जाएगी। तो आपको यह ध्यान रखना है, ठीक है। सेक्शन 36D, 36D को देख रहे हैं तो आपको क्या याद आ रहा है? मैंने शुरू में बताया था सेकेंड शेड्यूल, ठीक है। तो सेकेंड शेड्यूल के बारे में बात करता है सेक्शन 36D। इसमें बोलता है एग्जीक्यूशन ऑफ बॉन्ड टू एब्सटेन फ्रॉम कमीशन ऑफ ऑफेंसेस। अब आपने बॉन्ड का प्रोविजन कई जगह पढ़ा, CRPC में पढ़ा होगा आपने, ठीक है। तो आप देखते हैं कि अगर किसी को गलती करने से रोकना होता है ना, तो अथॉरिटी क्या करती है, उसमें बॉन्ड एग्जीक्यूट कर देती है। बॉन्ड मतलब पैसा ले लेती है और बोल देती है कि अगर तुमने ये काम कर दिया तो ये तुम्हारा पैसा जब्ती हो जाएगा, ठीक है। तो बॉन्ड का मोटा मोटा यही है। 34 और 36 के लिए लिया जाता है बॉन्ड 36D में, ठीक है। तो 36A पढ़ा, 36B पढ़ा, 36C एंड D में आ गए। अब नाउ 36E, मजिस्ट्रेट टू रिक्वायर पर्सन टू शो कॉज। अब शो कॉज मतलब बॉन्ड लेने से पहले या कुछ भी ऐसा उसका पैसे उससे लेने से पहले JMFC जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास क्या करेगा, बोलेगा सो कॉज, आप बताओ कि आप क्यों, हम आपसे पैसा ना लें भैया, आपसे हम क्यों ना लें पैसा। तो ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि नेचुरल जस्टिस का प्रिंसिपल होता है। आप कानून को तो
लागू करो, लेकिन नेचुरल जस्टिस का जो प्रिंसिपल है उसको भी फॉलो करिए, ठीक है। सेक्शन 37 बात करता है पेनाल्टी फॉर ऑफेंस नॉट अदरवाइज प्रोवाइडेड फॉर, दैट मींस रेसिड्यूरी प्रोविजन। यहाँ ये रेसिड्यूरी प्रोविजन है, मतलब बचा खुचा। अगर किसी के लिए पनिशमेंट नहीं दी हुई है तो उसको कितनी पनिशमेंट देंगे? तो जब आप सेक्शन 37 पढ़ेंगे तो आप देखेंगे 6 महीने की सजा लिखी हुई है यहाँ, ठीक है। नाउ सेक्शन 38 बोलता है पेनाल्टी फॉर सर्टेन अनलॉफुल एक्ट्स ऑफ लाइसेंस्ड वेंडर। लाइसेंस्ड वेंडर कौन थे? जिनको 13 और 17 में लाइसेंस मिला था। अब मान लीजिए मेरे को लाइसेंस मिल गया कि जाओ शिवांशु, तुमको हम लाइसेंस देते हैं, तुम बनाओ, ठीक है। और शिवांशु गया और वह इलीगल तरीके से सामान बनाने लगा, किसी को बेचने लगा उटपटांग तरीके से, तो क्या होगा? यहाँ 38 में मैं दोषी सिद्ध हो जाऊंगा। लाइसेंस का मतलब ये नहीं है कि आप मनमाना कुछ भी करो, कुछ लिमिटेशंस होती हैं, कुछ कंडीशंस होती हैं, उनको फॉलो करना बहुत जरूरी है, और यही सही है, सत्य यही है, ठीक है। सेक्शन 38A बात करता है पेनाल्टी ऑन लाइसेंस्ड मैन्युफैक्चरर और वेंडर ऑफ इंटॉक्सिकेंट्स फॉर मिक्सिंग और परमिटिंग टू बी मिक्स्ड विद सच आर्टिकल एंड नॉक्सियस ड्रग। मतलब जो हमने पहले अभी पढ़ा था कि कुछ लोग जो बनाते हैं जहरीली शराब, तो 38 से बोलता है कि अगर आपको लाइसेंस दे दिया, इसका मतलब आप नहीं कि आप कुछ भी उसमें मिला दें, ठीक है। शराब तो वैसे पीना गलत बात है, लेकिन जिनको परमिशन है, अगर जो लॉफुल तरीके से ले भी रहे हैं, ठीक है, तो ये मतलब नहीं है कि उनको जहर पिला दिया जाए। तो जो बना रहे हैं उनके ऊपर कंडीशंस है कि भैया जहरीली शराब मत पिलाओ, क्योंकि मध्य प्रदेश में आप देखते रहते हो न्यूज, सुबह दैनिक भास्कर आपने पढ़ा और देखा कि 4-5 लोग तो शहीद हो जाते हैं, 4-5 लोग का राम नाम सत्य जाता है ये जहरीली शराब के कारण। तो ये आपको चीजें ध्यान रखनी है, ठीक है। तो इसलिए 38A में वो पनिशेबल है। 39 सेक्शन 39 टॉक्स अबाउट पेनाल्टी फॉर मिसकंडक्टेड by licensee. That means if any person who has been given license by the public authority or excise commissioner, then if he does any misconduct or if उसने कोई भी गलती की, then he is liable to be punishable under section 39. So आपको मोटे मोटे रूप से याद रखना है कि लाइसेंसी से ने भी अगर कोई गलती की तो उसको सेक्शन 39 में पनिशेबल मिलेगा। Now let's move section 40. Section 40 talks about penalty for allowing consumption in chemist shop. chemist की शॉप में अगर जाके आप वो कर रहे हो, पी पा रहे हो, नशा कर रहे हो, तो सेक्शन 40 में आप पनिशेबल हो गए। सेक्शन 40A टॉक्स अबाउट पनिशमेंट फॉर ऑब्स्ट्रक्शन असॉल्ट टू ऑफिसर। अगर पब्लिक अथॉरिटी को अगर आपने ऑब्स्ट्रक्ट किया, काम करने से रोका, उसका विधि पूर्वक उसको काम करने से रोका, तो 40A में पनिशेबल होगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये सारे प्रोविजन आपको देखना है एक एक बार, क्योंकि ये जो सेक्शन 7 है इसी से क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं, ठीक है। आप भले ही इनको 4-5 दिन में इस वीडियो को देख लीजिए 4-5-6 बार, लेकिन देखिए जरूर, क्योंकि इसी से क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। सेक्शन 41 टॉक्स अबाउट मैन्युफैक्चर सेल और पोजीशन बाय वन पर्सन ऑन अकाउंट ऑफ अनदर। मतलब मेरी एवज में, ठीक है, कोई और बना रहा है तो उसको भी पनिशेबल, अगर वो उसने गलती की तो उसको पनिशमेंट मिलेगा। सेक्शन 42 टॉक्स अबाउट अटेम्प्ट। अटेम्प्ट में कितना पनिशमेंट होगा? अगर मान लीजिए सेक्शन 34 से लेके 41 तक किसी ने अपराध किया है, तो या अपराध का अटेम्प्ट किया है, तो जिसने प्रयत्न भी किया है ना, या अबेट भी किया है उसको, ठीक है, तो उसको भी सेम पनिशमेंट मिलेगा। तो आप 42 के बगल में लीजिए, लिख लीजिए सेम पनिशमेंट। 43 टॉक्स अबाउट प्रिजम्पशन। प्रिजम्पशन क्या होता है? जनरली आप देखे होंगे क्रिमिनल लायबिलिटी वाले केस जो बनते हैं, तो उनमें प्रिजम्पशन ये हो जाता है कि अक्यूज्ड प्रूव करे कि उसने क्राइम नहीं किया है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है। 44 talks about criminal liability of licensee for acts of servant. सेक्शन 44 के बगल में आप तुरंत लिखिए वाइकेरियस लायबिलिटी। यहाँ अगर मान लीजिए मैं हूँ, मेरा नौकर है, मैं बाहर चला गया, मैंने नौकर को बोला तू फैक्ट्री संभाल लेना, और नौकर ने जहरीली शराब बना के पिला के लोगों को मार डाला, तो 38A में तो वो लायबल हो गई। यहाँ साथ ही साथ 44 के अंदर मेरी लाइबिलिटी बन जाएगी कि भैया तुम्हारा नौकर क्या है, ठीक है, तुमको देखना चाहिए था। सेक्शन 45 टॉक्स अबाउट इनहैंस्ड पनिशमेंट आफ्टर प्रीवियस कन्विक्शन। यह बोलता है कि अगर किसी को ऑलरेडी ये जो पिछले पहले दिए हुए हैं, अगर उसने कोई क्राइम किया है, ये जो पिछले सेक्शन दिए हैं 34, 35, 36, 38 ये सारे, तो अगर उसने कोई क्राइम किया है और अगर उसने दोबारा वो कर दिया, ठीक है, एक बार वो लायबल है और दोबारा कर दिया, तो उसको ट्वाइस, मतलब डबल अमाउंट में, तो आप 45 के बगल में 45 के बगल में लिख लीजिए, ट्वाइस डबल पनिशमेंट मिलेगी, ठीक है। प्रीवियस कन्विक्टेड है अगर, तो उसको डबल पनिशमेंट मिल जाएगी। 46 बोलता है लायबिलिटी ऑफ सर्टेन थिंग्स टू कॉन्फिस्केशन। अब कौन कौन सी चीजें कन्फिस्केट हो सकती हैं, सीज की जा सकती हैं। क्यों सीज कर रहे हैं? मान लीजिए मेरी फैक्ट्री है, यहाँ इलीगल शराब बन रही थी, तो अथॉरिटी को, एक्साइज कमिश्नर को पावर है
कि वह सारे चीज जो भी मेरे फैक्ट्री के सामान है और सारे आइटम्स उनको कन्फिस्केट कर ले। 47 बोलता है ऑर्डर ऑफ कन्फिस्केशन कौन दे रहा है? मजिस्ट्रेट दे रहा है। किसको देगा? एक्साइज कमिश्नर इनको बोलेगा कि जाकर तुम करके आओ, ठीक है, या कोई भी मजिस्ट्रेट तो आ नहीं जाएगा, ठीक है, तो ऑर्डर देगा मजिस्ट्रेट, लेकिन उसको एग्जीक्यूट उसकी जो सर्वेंट्स है वो करवाते हैं। 47 में ऑर्डर ऑफ कन्फिस्केशन है। 47 में बोलता है कन्फिस्केशन ऑफ सीज इंटॉक्सिकेंट्स आर्टिकल्स इंप्लीमेंट्स यूटेंसिल्स, ठीक है, क्या क्या कॉन्फिस्केट होगा उसके बारे में बात करता है 47A। तो आपको 47 याद रखना है। जो जो मैंने येलो कलर में हाईलाइट किया है वो आपको सेक्शंस याद रखने हैं बेसिकली मोटे मोटे रूप से। कल इनको जो नया वीडियो डालूंगा उसमें ये सारे सेक्शंस को हम आराम से डिटेल में पढ़ेंगे। आज सिर्फ इंडेक्स एनालिसिस है, ठीक है। 47B टॉक्स अबाउट अपील अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ कन्फिस्केशन। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा कि 47 में ऑर्डर ऑफ कन्फिस्केशन है तो आपने 47A में ऑर्डर ऑफ कन्फिस्केशन की आपने अपील कर दी। 47B में दी हुई है 30 दिन में अपील होगी। किसको होगी? कलेक्टर को होगी। और इसका फिर रिवीजन किसके पास होगा? तो रिवीजन होगा सी में। तो बी में क्या दिया है? अपील दिया है। सी में दिया है रिवीजन दिया है। किसके पास दिया है? कोर्ट ऑफ सेशन के पास दिया है। कितने दिन में? 30 दिन में। अपील कलेक्टर के पास कितने दिन में? 30 दिन में 47B में। रिवीजन 47C में कोर्ट ऑफ सेशन के पास 30 दिन में। तो आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। 47D क्या बोलता है? बार ऑफ ज्यूरिसडिक्शन ऑफ कोर्ट अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस। अब कुछ दशाओं में कोर्ट को बार किया गया है ज्यूरिसडिक्शन, तो वो देखेंगे जब हम 47D पढ़ेंगे, ठीक है। सेक्शन 48 टॉक्स अबाउट पावर टू ऑफ कंपाउंड ऑफेंसेस एंड इम्पोज पेनाल्टी। कुछ अपराध जो ज्यादा वो नहीं रहेंगे घोर, मतलब बहुत ज्यादा जिनसे नुकसान नहीं है, तो उन दशाओं में कलेक्टर के पास पावर है। क्या पावर है? कंपाउंड कर देगा उन ऑफेंसेस को। तो आप इसके बगल में लिख लीजिए 48 के बगल में कंपाउंडिंग की पावर दी गई है आबकारी अधिनियम में कलेक्टर को। और कितने दिन का पनिशमेंट, सॉरी, इसमें फाइन भी लगाएगा। कंपाउंड ऐसा नहीं कि बस माफी दे दिया, बोला जाओ बेटा घर जाओ, ठीक है, ऐसा नहीं। 10,000 का फाइन भी लगाएगा। कौन लगाए? कलेक्टर। 48 से बोलता है स्पेशल प्रोविजन फॉर इम्पोजिशन ऑफ पेनाल्टी बाय द एक्साइज कमिश्नर कलेक्टर। इसमें बोल रहा है जिन ऑफेंसेस में कंपाउंडिंग हो रही है, तो जैसे लिखा हुआ था ऊपर तो लिमिट लिख दी 48 में कि 10,000 रुपए। तो यहाँ लिखा है कि एक्साइज कमिश्नर को अगर लगता है कि 10,000 में काम नहीं बन रहा तो ज्यादा ले लेगा, ठीक है। और आज का लास्ट सेक्शन जो है वह है 49। अब इसके बाद हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। सेक्शन 49 टॉक्स अबाउट पेनाल्टी ऑन ऑफेंसेस ऑफिसर्स मेकिंग वेक्सिशियस सर्च सीजर डिटेंशन और अरेस्ट। यहाँ पब्लिक जो ऑफिसर है उनकी अगर कोई गलती है, उन्होंने कोई गलती की है, इंटेंशनली की है, किसी को फंसाया है, अरेस्ट कर लिया है, सीजर कर लिया है, तो उनकी लाइबिलिटी बनती है, ठीक है। तो ये बस एक रैपिड इंडेक्स का एनालिसिस था। आप यहाँ सारे पनिशमेंट देख लीजिए। यहाँ मैं आपको एक बार समझा देना चाहता हूँ। जैसे सेक्शन 34 लिखा हुआ है, तो अप टू द एक्सटेंट ऑफ 1 ईयर इसका इम्प्रिजनमेंट है। मिनिमम 200 से लेकर 2,000 तक का फाइन है। और अगर उसने सब्सिक्वेंट कोई अपराध किया तो 1 महीने से लेकर 24 महीने, मतलब 1 महीने से लेकर 2 साल तक का उसको इम्प्रिजनमेंट है। और मिनिमम 300 से लेकर 3,000 तक फाइन। तो आप ऐसा चार्ट मेरे हिसाब से समझ लेंगे। आप ना इसका क्या करिए, आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, और अगर आपको डाउट हो कोई भी, ठीक है, तो आप मेरे से कमेंट में पूछ लीजिएगा। एक और चीज यहाँ बताना चाहूंगा। रिसेंटली अभी 2021 में अगस्त में एक अमेंडमेंट बिल आया है, बिल, ठीक है। वो अभी एक्ट नहीं बना है, इसलिए मैंने उसके जो चेंजेस हुए हैं सेक्शन 37 में चेंज हुआ है और कई सेक्शनों में चेंज हुआ है पनिशमेंट का, ठीक है। तो वो मैंने अभी ऑल्टर नहीं किया है। और अगर वो इन्फोर्स हो जाता है या लागू हो जाता है तो उनके ऑल्ट्रेशन भी साथ में लिख दूंगा, ठीक है। तो अभी तो 6 महीने का टाइम है, अभी देखते हैं क्या उसमें प्रोसीजर चल रहा है। तो अभी ये पुराना वाला ही जो है वो लिखा हुआ है। तो आप ये देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और अगर डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। और कल हम नेक्स्ट वीडियो में जो हम कल अपलोड करेंगे, उसमें हम चैप्टर 7A का इंडेक्स से लेके पूरा हम कोशिश करेंगे सारे एक्ट को ही हम खत्म करें उसमें, ठीक है। और आप को मैंने डिटेल्स बता दी हैं कि आप हमारे जो रेगुलर बैचेस हैं उसमें जुड़ सकते हैं। और एक और चीज, MPADPO की हमारी रेगुलर फ्री क्लासेस चल रही हैं जो कि जून तक चलेंगी। तो आप इसका पार्ट बन सकते हैं, इनको आप ज्वाइन करिए, ठीक है। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।